नमस्ते फ्रेंड्स। बीपीएससी 69 प्रीलिम्स हो चुका है और एग्जाम कैसा था ये हमें आपको बताने की जरूरत है नहीं। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन भी सारे कोचिंग वालों ने जारी कर ही दिया है, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। बट आज हम उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे जो अभी तक किसी कोचिंग वालों ने एक्सप्लेन नहीं की है। ठीक है, तो मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं बहुत जल्दी अपना फेस भी रिवील करूंगा और मैं अपने फेस के साथ भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़िए। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, बाबर के आने से इंडिया में क्या सब हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ था सब कॉन्टिनेंट में, तो जी नहीं, ये मंगोल के टाइम से हुआ था फ्रेंड्स। जब मंगोल आए थे तो उन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, तो नहीं, आर्क एंड डोम का जो इंट्रोडक्शन था वो भी बाबर के टाइम पे नहीं हुआ था, कि तुर्क के टाइम पे हुआ था, टर्क के टाइम पे हुआ था। समझे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल सबसे पहले मोहम्मद घोरी ने किया था भारत में। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमूर डायनेस्टी इन द रीजन, तो आपको पता है कि बाबर तिमूर का वंशज था, तो स्टेटमेंट सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वॉरफेयर, तो आपको पता है कि कैनन्स का जो यूज है वो सबसे पहले बाबर ने ही किया था 1526 के बैटल में, पानीपत वाले युद्ध में। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है 3 और 4 वो सही लग रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 एंड 4। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, यानी कि गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के टाइम पे किस गेट को बाबुल मक्का कहा जाता था, किस पोर्ट को, तो ये हो जाएगा आंसर सूरत। वो लोग सूरत में इंटर किए थे, आपको याद होगा, आपने अगर मुगल हिस्ट्री पढ़ी है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं, जहां पे एक्सप्लेन करना होगा मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अष्टप्रधान, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अष्टप्रधान वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपने मुगल की तो हिस्ट्री पढ़ी है, बट इसके साथ ही आपने मराठा की भी हिस्ट्री पढ़ी होगी। जी हाँ, ये वही मराठा है जिन्होंने मुगलों के नाक में दम कर रखा था। मुगल हालांकि इन पर विजय तो प्राप्त कर लिए, लेकिन गुरिल्ला वॉर की स्टार्ट, जिसको अभी तक फॉलो किया जा रहा है, ये सभी मराठा का ही देन है। तो ये अष्टप्रधान जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन टाइम से ही चला आ रहा है फ्रेंड्स। शिवाजी के टाइम से ये सब चला आ रहा है। याद रखिएगा, अष्टप्रधान जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का। फोर्थ आइए, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी। फ्रेंड्स, बोधिसत्व पद्मपानी ये जो है अजंता गुफा की केव नंबर 1 में है। अगर ये पूछेंगे कि है कहाँ, तो ये अब के छत्रपति संभाजी नगर, जो कि पहले औरंगाबाद हुआ करता था, वहाँ लोकेटेड है। फ्रेंड, ये 6th सेंचुरी में बनाया गया था। इस और भी विशेष जानकारी जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, उसमें हम इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Fa Hian was a Chinese pilgrim who visited India during the region of हर्षा। तो फ्रेंड्स, फाहियान तो भारत आया था चाइनीज पिलग्रिम, पर वो किसके टाइम पे आया था, हर्षा के टाइम पे? बिल्कुल नहीं, वो आया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे। आपने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा होगा, जिसमें चंद्रगुप्त 2 बहुत ही महान शासक हुआ करता है, और उसी ने विक्रमादित्य का टाइटल भी अडॉप्ट किया। विक्रमादित्य जानते हैं फ्रेंड्स, भारत में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। और फिर तो ये स्टेटमेंट उल्टा हो गया है, गलत है। चाइनीज ट्रेवलर फाहियन आए तो थे, पर चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे। ह्यूएन त्शेंग was a Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of चंद्रगुप्त 2। तो नहीं, उल्टा हो गया है। ये आए थे, फाहियान आए थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, और ह्यूएन त्शेंग जो है वो आए थे हर्ष के टाइम पे। ठीक है, हर्षवर्धन। तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है, तो नन ऑफ दी एफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मैच करना है, मैच करिए। चरक, आपने चरक संहिता का नाम सुना होगा,
चरक संहिता सुनते ही क्या आता है कि ये मेडिसिन से रिलेटेड है, हो ना हो, ठीक है। फिर ब्रह्मगुप्त, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ए का 2 और बी का 1, देखते हैं ए का 2 और बी का 1 कहाँ है। ए का 2 डी में है, बी का 1 भी डी में है। देखिए अब ए का 2 और बी का 1 कहीं नहीं है, तो हम इस बेसिस पर भी डी को टिक मार ही सकते हैं, ठीक है। वैसे वारामिहिर के बारे में आपको बता दें कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे एंशिएंट टाइम के, आपको पता ही होना चाहिए। विशाखदत्ता प्लेराइट। चलिए इस हिसाब से भी डी सही है। और अगर इंटेलेक्चुअल गेस भी करते हैं तो अगर एक दो को आप पकड़ पाते हैं तो उससे भी आप गेस कर सकते हैं। Who among the following introduced the Persian festival नौरूज इन इंडिया? देखिए इसमें से नौरूज एक फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल किसने स्टार्ट करा था भारत में? तो ये है घियासुद्दीन बलवान। घियासुद्दीन बलवान ये दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है। ये जो नौरूज है एक पर्शियन कस्टम है फ्रेंड्स। इसमें इसको एक बोलते हैं ना कि स्प्रिंग सीजन के आने पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है, ये कुछ उसी तरह का है। इसमें आप इस फेस्टिवल को मनाने का मकसद ये होता है कि इस फेस्टिवल के टाइम पे आप अपने मन की बात जो है वो सामने वाले से शेयर करते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अपने मन की व्यथा को, मन के जो वेग हैं उनको किसी के सामने प्रस्तुत करना ही इस तरह का फेस्टिवल है ये नौरूज। इसी को इंट्रोड्यूस किया था घियासुद्दीन बलवान जो कि दिल्ली के सुल्तान थे भारत में, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज में डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। कैसे हो जाएगा? एक चीज पता है आपको, जब जो बौद्ध जैन ये सब फ्लरिश कर चुके थे इंडिया में, फिर जो भक्ति मूवमेंट आई थी तो उसमें तो वैष्णविज्म, शिविज्म और ये सब गॉड एग्जिस्ट किए, यानी कि एग्जिस्ट तो बहुत पहले से कर चुके हैं, इन सब गॉड का अस्तित्व तो बढ़ा। तो कुछ ऐसे लोग थे ना गिने चुने, चूंकि पहले 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो शूद्र टाइप के लोग थे उन्हें पहले मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। तो उन लोगों ने क्या किया ना कि एक अपना अलग ही व्यवस्था बनाया था, ठीक है, जिसमें वो लोग भक्ति को मानते तो थे पर उतना नहीं मानते थे जितना कि मानना चाहिए था, और उन्होंने एक अपनी अलग सी व्यवस्था बनाई थी, नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज, जिसको हम लोग बोलते हैं तांत्रिसिज्म। हाँ जी, तांत्रिसिज्म। तो तांत्रिसिज्म फ्लरिश किया था नॉर्दर्न इंडिया में, उन लोगों ने अपना कब्जा जमाया था नॉर्दर्न इंडिया पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। देखिए फ्रेंड्स, वुड्स डिस्पैच, वुड्स यानी कि चार्ल्स वुड्स डिस्पैच प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं नीचे दी गई, उसमें देखना है कि कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हायर स्टडीज। तो फ्रेंड्स अगर हम आपको शॉर्ट में समझाएं ना वुड्स डिस्पैच, तो इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की गई थी, जिसमें कि जो बच्चे होंगे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही अपनी पढ़ाई करेंगे, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट होंगे यानी कि समझ लीजिए तो 8 से 12th या फिर 8 से ग्रेजुएशन तक वो वर्नाकुलर के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज करेंगे, और जो हायर क्लास के स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ इंग्लिश को ही फॉलो करेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हायर स्टडीज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने देखिए इंग्लैंड अंग्रेज के आने के बाद कुछ चीजें जो अच्छी हुई उनमें यही सब चीजें तो हैं कि उन्होंने विडो मैरिज को मंजूरी दी, वीमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया जो कि पहले हमारे यहाँ बहुत कम था, नहीं के बराबरी था। तो अंग्रेज इस मायने में तो कुछ ठीक थे जरूर। तो इसका सिर्फ हो जाएगा वन वनली, डी में है वन वनली।
ओनली वन ये हो जाएगा, ठीक है। द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स, बिहार के दरभंगा तरफ दो डायनेस्टी काफी प्रचलन में थी, ठीक है। एक थे कर्नाड डायनेस्टी और एक था वनिवाड डायनेस्टी। कर्नाड डायनेस्टी 1097 से स्टार्ट हुआ था और आई थिंक मिड 14th सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया था। उसके बाद वनिवाड डायनेस्टी जो है वो काफी दिनों तक फ्लरिश करता रहा। मिथिला रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैथिली लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हुआ था किसके रीजन में। तो फ्रेंड्स, मैथिली लैंग्वेज जो है वो कर्नाट के डायनेस्टी में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जिसके तो चलिए आगे चलते हैं। Which city served as the capital of ancient kingdom of Magध during the early Vedic period? तो आपको पता है कि सबसे पहले जो कैपिटल हुआ करता था मगध का वो राजगिरी हुआ करता था, बाद में चल के पटना हो गया। तो ये बाद का है, पहले का कौन है? राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इज करेक्ट? आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। जी हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट। इसे गैगिंग एक्ट भी कहा गया। हाँ, इसे गैगिंग एक्ट भी कहा गया था। और इस एक्ट को जो है रिपील कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा C 1, 2 एंड 3। फ्रेंड्स, इसे 1878 में लाया गया था और 1882 में आई थिंक जब लॉर्ड रिपन आए थे उसी टाइम इसको रिपील कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। Which of the following statement about the Lord Mayo's resolutions of 1870 are correct? फ्रेंड्स, लॉर्ड मायो देखिए 1870 में आए थे, 84-85 तक रहे थे और इन्हीं के टाइम पे जो है सो फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, सेंसस हुआ था। पॉपुलेशन का जो होता है ना, जनगणना, इन्हीं के टाइम पे 1872 में हुआ था। ये आपको याद रखना है लॉर्ड मायो के टाइम पे। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट द बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। तो जी हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कुछ काम किए थे, जिसमें से एक ये भी था। क्या काम करेंगे, तो जो होना होता था वो हो ही जाता था। खैर, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। तो हाँ, इसमें इनका योगदान जरूर है कि इन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल के फाइनेंसेस को बाइफरकेट किया था, ताकि लोकल बेसिस पर जो है सो लोग शासन कर सके, लोग नहीं, जो भी चुन के लोग आएंगे वो लोग शासन कर सके। सेकेंड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विस। जी हाँ, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड, उन्हें कुछ शक्तियां दी गई थी कि वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ सर्विस दे सकते हैं, यानी वहाँ पे उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो उसे पूरा इजली कर सकते हैं और उसका उनके पास राइट होगा। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी। तो ये तो बिल्कुल सही है ना कि अगर हम लोकल लोगों को, रूरल पॉपुलेशन को कुछ राइट देते हैं कि ये काम कर ले वो काम कर ले, तो इम्पैरिटी को तो खत्म करना ही हुआ ना। तो उन्होंने इस मतलब कि इस रास्ते में अपना कदम तो जरूर ही बढ़ाया था। तो ये भी सही लग रहा है। It focuses on actual needs of the provinces. तो it focus on the actual needs of the provinces। अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पहले क्या था ना कि जो भी बड़े लोग थे सिर्फ वही एक्टिव हो पाते थे। अगर ये रूरल लोगों पे फोकस कर रहे हैं तो प्रोविंसेस की या फिर जो भी अभी स्टेट होती है या फिर कंट्री होती है, सारी चीज की तो नीड्स यही होती है ना। अभी कास्ट सेंसस इसी का तो एक एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हम तह तक जाए कि हमारे एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, और उस बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे कि उनका राइट कितना बनता है। तो गवर्नमेंट की अपनी मंशा। खैर, यहाँ पे ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो हम
सी को टिक करेंगे। 1 2 3 एंड 4। 14 पे आते हैं। नीति सार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि चरक संहिता लिखे थे जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र लिखे, और ये है कामंदका। फ्रेंड्स इन्होंने ही नीति शास्त्र बुक लिखी है, नीति सार। ये कौटिल्य के शिष्य भी रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम आइडिया भी लगा सकते हैं ना, इंटेलेक्चुअल गेस इसी को कहते हैं कि चरक तो चरक संहिता हो गया, कौटिल्य तो अर्थशास्त्र लिखे हैं, तो बच कौन गए, यही है ना। नब इसको छोड़ दीजिए। फतुहा आई आलमगिरी या फिर फतुहा आई आलमगिरी वाज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया था? ईश्वर चंद्र नागर। ये एक मुगल ऑफिसर थे और इसमें औरंगजेब के बारे में लिखा गया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र नागर। आइए, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन, द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल एट गाया। तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त वन के बाद आए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, हालांकि समुद्रगुप्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाई की हत्या करके कब्जा जमा लिया था। खैर जो भी हो, लेकिन इन्होंने जो भी युद्ध लड़ा ना, उसमें इन्होंने हार नहीं मानी और सभी युद्ध जीतते गए। ठीक है, इन्होंने ही सिलोन पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो सिलोन के शासक थे, उन्होंने एक मंत्रिमंडल भेजा कि भाई हमको बुद्धिस्ट का टेम्पल वगैरह बनाने दो गया में। उसकी मंजूरी इन्हें मिल चुकी थी समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। When was Bihar first separated from Bengal presidency under British rule India? तो आपको पता है 1922 में क्या समझाना। In Indian art, the construction of stupa, chaitya and vihara is related to Buddhism. ये भी इजी है। स्तूपा, चैत्य, विहारा, ये बुद्धिज्म के टाइम पे बनाया गया था। इसमें समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, बिल्कुल। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, व्हाट इज सुजीनी इन बिहार? सुजीनी क्या है फ्रेंड्स? ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल मुजफ्फरपुर का ये स्टाइल है, कपड़ा पे जो कुछ बनाते हैं, जैसे कि आप